चलिए देखते हैं। हम लोग पिछली क्लास में स्लॉटर्स रूल पे चर्चा किए थे और उससे जुड़े कुछ विशेष पॉइंट्स पे हम लोगों को आज देखना है। पहला देखिए, किसी भी एटम में जो डी और एफ ब्लॉक एफ सबशेल के इलेक्ट्रॉन हैं, उनको यदि आप देखेंगे तो उनकी स्क्रीनिंग जो है ज्यादा इफेक्टिव होती है। अगर आउटर मोस्ट सेल के डी और एफ सबशेल के इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे, जैसे न्यूक्लियस है, ये आउटर सेल है, यहाँ एस पी और डी सबसेल है। तो जो डी सबसेल का इलेक्ट्रॉन है उसकी स्क्रीनिंग तगड़ी होती है एस और पी सबसेल के कंपैरिजन में। और जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, जैसे सबसे बाहरी कोष में हम कहें कि यहाँ एस पी डी एफ कोष एफ सबसेल के इलेक्ट्रॉन है, तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं इनको स्क्रीन करते हैं, न्यूक्लियस द्वारा इन पे लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करते हैं। तो अंदर के इलेक्ट्रॉनों द्वारा इन पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने की जो टेंडेंसी होती है प्रति इलेक्ट्रॉन 0.85 की होती है, लेकिन डी सबसेल के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने कि अंदर के इलेक्ट्रॉनों की जो सामर्थ्य है प्रति इलेक्ट्रॉन 1 होती है। अर्थात डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा तगड़ा स्क्रीन होते हैं एफ सबसेल के इलेक्ट्रॉनों के कंपैरिजन में। अंदर के इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल को डी सबसेल को ज्यादा स्क्रीन करते हैं, डी सबसेल को ज्यादा स्क्रीन करते हैं अंदर के इलेक्ट्रॉन एस सबसेल के कंपैरिजन में। तो एक लाइन लिखेंगे, डी एंड एफ, डी और एफ सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, डी एंड एफ सबसेल इलेक्ट्रॉन आर मोर effectively screened by the inner electron. कितनी स्क्रीनिंग होती है? ये 1.0, जबकि the S and P electrons are less effectively screened by the inner electron. कितना? S इक्वल टू 0.85। तो जो S और P सबसेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्क्रीनिंग अंदर के इलेक्ट्रॉनों द्वारा इफेक्टिव है, प्रति इलेक्ट्रॉन 0.85 की है, जबकि जो D और F सबसेल के इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्क्रीनिंग अंदर के इलेक्ट्रॉन द्वारा, इनर इलेक्ट्रॉन द्वारा ज़्यादा इफेक्टिव होती है और वह जो है 1.0 की होती है। स्लॉटर का रूल क्या कहता है? अब देखिए यहीं पे स्लॉटर के रूल में एक कंट्राडिक्शन आ जाता है। स्लॉटर का रूल कहता है कि सारे के सारे, चाहे डी सबसेल का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे एस सबसेल का, चाहे पी सबसेल का, चाहे एफ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अंदर के इलेक्ट्रॉन द्वारा इक्वली स्क्रीन होते हैं। फिर से ध्यान दें, यहाँ स्लॉटर्स रूल एक कंट्राडिक्शन देता है। स्लॉटर्स रूल जो है यह मानता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एसपीडी या एफसेल के सारे इलेक्ट्रॉन जो है अंदर के इलेक्ट्रॉनों द्वारा
इक्वली स्क्रीन होते हैं वह उनके नेचर को इग्नोर कर देता है। यानी एस सबसेल का बाहर का इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है कि पी में है कि डी में है कि एफ में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो है इक्वली स्क्रीन होते हैं अंदर के इलेक्ट्रॉन से। ये स्लॉटर का रूल कहता है। तो स्लॉटर का रूल कंट्राडिक्टरी है, तो हम कहें ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देखा जाए स्लॉटर्स रूल predict that all the electron in S, P, D or F subcell are equally screened by the inner electron. Equally screened by inner electron। तो फिर से ध्यान दें, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट यदि हम देखें तो डी और एफ सबसेल के इलेक्ट्रॉनों की स्क्रीनिंग अंदर के इलेक्ट्रॉन द्वारा कितनी होती है? प्रति इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट की स्क्रीनिंग होती है। यदि आउटर मोस्ट सेल के डी या एफ सबसेल में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो अंदर के इलेक्ट्रॉन द्वारा उनकी स्क्रीनिंग होती है और प्रति इलेक्ट्रॉन कितनी स्क्रीनिंग है? 1 इकाई की। लेकिन यदि जो है एस और पी सबसेल के इलेक्ट्रॉन है, एस और पी सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन है, एस एंड पी सबसेल के इलेक्ट्रॉन, इनमें देखेंगे तो एस एंड पी इलेक्ट्रॉन, यहां पर प्रति इलेक्ट्रॉन अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है कितने की स्क्रीनिंग इंपोज करते हैं? इन पर 0.85 की। अर्थात एस और पी सबसेल के इलेक्ट्रॉनों की इनर इलेक्ट्रॉन द्वारा स्क्रीनिंग कम होती है, जबकि डी और एफ सबसेल के इलेक्ट्रॉनों की इनर इलेक्ट्रॉन द्वारा स्क्रीनिंग ज्यादा होती है। ये ध्यान देंगे। जबकि स्लॉटर्स रूल क्या कहता है? स्लॉटर्स रूल कहता है कि चाहे आउटर इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में हो, चाहे डी में हो, चाहे एफ में हो, अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है वो सबको समान रूप से स्क्रीन करते हैं। ये स्लॉटर्स रूल का एक डिफेक्ट है, स्लॉटर्स रूल की इनएक्यूरेसी है, स्लॉटर्स रूल की यह कमजोरी है, कमी है। ठीक है, ऐसा एक्चुअल में नहीं है। स्लॉटर्स रूल की यह जो है इनएक्यूरेसी है, ऐसा रियल में नहीं होता है। नेक्स्ट देखा जाए अगला पॉइंट, इन्होंने जो है शील्डिंग में इलेक्ट्रॉन के नेचर को इग्नोर किया है। इन्होंने स्लॉटर ने शील्डिंग को कैलकुलेट करते समय इलेक्ट्रॉन्स के नेचर को इग्नोर किया है। स्लॉटर इग्नोर नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन while calculating Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करते समय स्लॉटर ने किसको इग्नोर किया है? इलेक्ट्रॉन के नेचर को। इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है कि पी में है कि डी में है कि एफ में है, इसको स्लॉटर्स रूल स्क्रीनिंग एफ कांस्टेंट को कैलकुलेट करते समय संज्ञान नहीं लेता है, इसको इग्नोर करता है। अगला देखा जाए, स्लॉटर ने अपना जो रूल प्रस्तुत किया है, स्लॉटर ने अपना जो रूल दिया है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए, वह जो है इनका रूल जो है ये क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन के लिए दिया गया है। स्लॉटर का जो रूल है
वह दिया गया है क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन के लिए। अब क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन इजी हो इसलिए इन्होंने जो है यह मान लिया है कि ऑर्बिटल्स जो है, ऑर्बिटल्स में कोई नोड नहीं होता। फिर से ध्यान दें, स्लॉटर ने जो अपना रूल दिया है, ये क्यों दिया है? ये जो है क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इन्होंने अपना रूल दिया है फॉर मेकिंग इजी द क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन। क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए स्लॉटर ने एक अपना रूल प्रस्तुत किया। और इन्होंने अपने रूल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने क्या कर लिया, क्या माना? इनका मानना था कि जो सबसेल्स हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं, उनमें कोई नोड नहीं होता। इन्होंने ऐसा माना कि ऑर्बिटल्स में कोई नोड नहीं होते। स्लॉटर का ऑर्बिटल जो है, फिर से ध्यान दे, स्लॉटर ने ऑर्बिटल्स के साथ एक जो है इन्होंने एजम्पशन लिया, ऐसा माना जो क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस थे उनको इजी करने के लिए, सरल बनाने के लिए स्लॉटर ने ऑर्बिटल्स में कुछ एज्यूम किया कि ऑर्बिटल्स ऐसा होते हैं, और उस एजम्पशंस के साथ हम ऑर्बिटल को स्लॉटर्स ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। स्लॉटर ऑर्बिटल। स्लॉटर के अनुसार ऑर्बिटल एक्चुअल ऑर्बिटल से 2 पॉइंट में, 2 बिंदुओं में अलग होते हैं, डिफर होते हैं। पहला, स्लॉटर ने जिस ऑर्बिटल की परिकल्पना की क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन के लिए, उसमें उन्होंने माना कि ऑर्बिटल्स में कोई नोड नहीं होता। इनका कहना है ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं होता। क्या माना? ऑर्बिटल्स does not contain any node, any node। इन्होंने बताया कि ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं होते, और इससे क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस इजी तो हो गया, बट उसकी एक्यूरेसी कम हो गई, लेस एक्यूरेट हो गया। स्लॉटर के ऐसा मान लेने से कि ऑर्बिटल्स में कोई नोड नहीं होते, तो इस एजम्पशन ने क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन को तो सिंप्लीफाई कर दिया, बट लेस एक्यूरेट कर दिया। दिस एजम्पशन मेक्स quantum mechanical calculation easy कर दिया, बट लेस एक्यूरेट, उसको उसकी एक्यूरेसी, यथार्थता को कम कर दिया, लेस एक्यूरेट कर दिया। अब नेक्स्ट दूसरा क्या डिफरेंस है स्लॉटर के ऑर्बिटल और अदर ऑर्बिटल में? स्लॉटर ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जगह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को यूज किया। इन्होंने जो है न्यूक्लियर चार्ज की जगह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिया, और जो है पहला इन्होंने न्यूक्लियर चार्ज की जगह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को लिया, और दूसरा जो है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी जगह इन्होंने जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जगह इन्होंने इफेक्टिव क्वांटम नंबर लिया। तो अगला पॉइंट देखिए, दूसरा जो डिफरेंस था वो क्या है?
दूसरा, इन्होंने जेड की जगह जेड स्टार यानी न्यूक्लियर चार्ज की जगह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को लिया, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जगह इन्होंने इफेक्टिव क्वांटम नंबर एन स्टार लिया। दे मेक यूज ऑफ जेड स्टार, मेक यूज ऑफ जेड स्टार इन प्लेस ऑफ, इन्होंने न्यूक्लियर चार्ज की जगह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को यूज किया आयन हैवियर एलिमेंट्स के लिए, जिनके प्रिंसिपल आउटर शेल का क्वांटम नंबर 3 से अधिक होता है उनके लिए। एंड फॉर हैवियर एलिमेंट्स, हैवियर एलिमेंट्स के लिए इन्होंने एन की जगह एन स्टार किया यूज किया, एन स्टार इन प्लेस ऑफ एन। इन्होंने जो है एन स्टार की जगह क्या यूज कर लिया, एन को यूज किया। यहां एन क्या है, अगर एन की वैल्यू, एन यानी आउटर मोस्ट शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो एन स्टार क्या हो जाएगा उस केस में, एन स्टार ये हो जाएगा 3.7। और स्लॉटर ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होने पर एन की वैल्यू 4 की जगह कितना यूज किया, 3.7। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 5 है तो इन्होंने क्या यूज किया, 4, एन स्टार 4 होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 6 है तो एन स्टार, एन की वैल्यू 6 तो एन स्टार 4.2। इन्होंने इन वैल्यूज की जगह इन वैल्यूज को लेकर के कैलकुलेशन किया, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों प्रिंसिपल और इफेक्टिव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो डिफरेंस है उसको हम क्वांटम डिफरेंस के नाम से जानते हैं। द क्वांटम डिफरेंस बिटवीन n and n स्टार इज नोन एज क्वांटम डिफेक्ट। किस नाम से जानते हैं, क्वांटम डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो स्लॉटर ने एक तो इन्होंने जो है ऑर्बिटल में यह एक नए तरीके के ऑर्बिटल की परिकल्पना की, जिसमें उन्होंने जो है नोड को एक्सेप्ट नहीं कहा किया। उन्होंने कहा कि ऑर्बिटल के अंदर नोड नहीं होता, यानी ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो, ना हो, शून्य हो। ऑर्बिटल में हर जगह इलेक्ट्रॉन इक्वली पाए जाते हैं। और दूसरा, इन्होंने जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उस हायर एलिमेंट्स का, हैवियर एलिमेंट्स का, उसकी जगह जो है एक इन्होंने इफेक्टिव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन स्टार यूज किया। इफेक्टिव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज किया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इफेक्टिव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो डिफरेंस है उसे हम क्वांटम डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये रहा। अब देखिए, यद्यपि स्लॉटर का ये जो ट्रीटमेंट था शील्डिंग का, उसने डिफिकल्टी को तो हटा दिया, यानी जो क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस की डिफिकल्टी थी, समस्या थी, उसको जो है इजी कर दिया, यह मानते हुए कि ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं होता, और इसकी जगह इनको यूज करके हैवियर एलिमेंट्स के केस में। बट उन्होंने इस कैलकुलेशन को तो इजी कर दिया, लेकिन उसकी एक्यूरेसी को, उसकी यथार्थता को कम कर दिया, लेस एक्यूरेट कर दिया। तो अगला पॉइंट, स्लॉटर का यह जो ट्रीटमेंट है वह डिफिकल्टीज को तो रिमूव करता है, बट इन एक्यूरेसी को बढ़ा देता है। इन एक्यूरेसी को क्या करता है, बढ़ा देता है। अगला पॉइंट, दिस ट्रीटमेंट ऑफ स्लॉटर, ट्रीटमेंट ऑफ स्लॉटर रिमूव difficulty
डिफिकल्टीज को तो रिमूव कर दिया, बट increases its inaccuracy. इसकी इनएक्यूरेसी को बढ़ा दिया, इसकी इनएक्यूरेसी को बढ़ा देता है, यानी कि इसमें जो गलतियां हैं उस। अब देखिए यहां पर जो है क्लेमेंटी रेमोंडी नामक साइंटिस्टों ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड वेव फंक्शन के आधार पर निर्धारित किया और उन्होंने हाइड्रोजन से क्रिप्टन तक के एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के बाद एक जनरलाइजेशन प्रस्तुत किया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। फिर से ध्यान दें, क्लेमेंटी और रेमोंडी ने एक दूसरा तरीका प्रस्तुत किया जो कि ज्यादा एक्यूरेट था, किसके लिए? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। और उन्हें जो है हाइड्रोजन से क्रिप्टॉन तक के एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने के बाद एक जनरलाइजेशन, एक सामान्य फार्मूला कहा जाए प्रस्तुत किया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगला पॉइंट देखते हैं, क्लेमेंटी एंड रेमोंडी क्लेमेंटी एंड रेमोंडी इन दो साइंटिस्टों ने कैलकुलेट किया, कैलकुलेटेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन्होंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट किया फ्रॉम सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड वेव फंक्शन। फ्रॉम कहां से? सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड वेव फंक्शन। सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड वेव फंक्शन से किसका? हाइड्रोजन से क्रिप्टॉन तक के एलिमेंट का, फॉर आइटम्स का, आइटम्स फ्रॉम हाइड्रोजन टू क्रिप्टॉन, फॉर आइटम्स फ्रॉम हाइड्रोजन टू क्रिप्टॉन। फिर से ध्यान दीजिए, क्लेमेंटी एंड रेमोंडी ने, चूंकि स्लॉटर का जो ट्रीटमेंट था ऑर्बिटल्स का, यह कहते हुए कि ऑर्बिटल्स में कोई नोड नहीं होता है, और उन्होंने हैवी एलिमेंट यानी कि जिनके पास 4 कोष थे या 4 से अधिक कोष थे, जिनके आउटर सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 या अधिक था, उनके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और उनके लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था n, उसकी जगह इफेक्टिव क्वांटम नंबर यूज किया n स्टार, जिसकी वैल्यू अलग अलग होती है, न कि 4, 5, 6 के लिए 3.7, 4 और 4.2 होता है, उसे यूज किया। और इससे जो कैलकुलेशन था वो तो जो डिफिकल्टीज थी वो निकल गई, कैलकुलेशन सरल हो गया, लेकिन इनका जो ट्रीटमेंट था, जो परिणाम थे, जो रिजल्ट थे, वो लेस एक्यूरेट हो गए, इनएक्यूरेसी वहां पर बढ़ गई। क्लेमेंटी और रेमोंडी ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट किया सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड वेव फंक्शन के आधार पर। कहां से? सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड वेव फंक्शन। इस पे चर्चा आगे हम लोग करेंगे, सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड वेव फंक्शन क्या होता है। और उन्होंने इसके आधार पर हाइड्रोजन से क्रिप्टॉन तक के एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट किया, और उन्होंने इसके आधार पर एक जनरलाइजेशन, एक सामान्य नियम प्रस्तुत किया। देखिए क्या है, क्या है देखिए, जैसे अगर 1s ऑर्बिटल में शील्डिंग
किसी इलेक्ट्रॉन पर यदि वह 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर शील्डिंग कितनी होगी, ये हम कैसे निकालेंगे? ये 0.3 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1s माइनस 1 के, ये होगा प्लस 0.0072 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2s और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2p, फिर प्लस 0 पॉइंट इधर कर लेते हैं, प्लस 0.0158 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3s 3p 3d और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4s 4p। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें 2s स्क्रीनिंग 2s के इलेक्ट्रॉन का चाहिए तो हम कैसे निकालते हैं? इसका जो जनरलाइजेशन 1.7208 प्लस 0.3601 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2s माइनस 1 और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2p और फिर प्लस 0.2062 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3s p d और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4s 4p। इस तरह से उन्होंने एक जनरलाइजेशन दिया, ढेर आगे 3s 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p 3d, इन सब के लिए एक जनरलाइजेशन दिया और उस जनरलाइजेशन के आधार पर उन्होंने जिंक के आउटर सेल नाइट्रोजन और जिंक के आउटर सेल या अंदर के सेल के इलेक्ट्रॉन पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसको कैलकुलेट किया। देखिए क्या कैलकुलेट किया। नाइट्रोजन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। उन्होंने इस जनरलाइजेशन के आधार पर कैलकुलेट किया 3.756 मिला। इसी प्रकार से जिंक के जो आउटर मोस्ट s सबसेल का इलेक्ट्रॉन है 4s, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिंक के 4s का, इसके आधार पर उन्होंने निकाला, कैलकुलेट किया तो 5.965 है, 5.965 आता है। और अगर अंदर के डी सबसेल का 3d का निकाला जाए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिंक के 3d का तो ये आता है कितना? ये आता है 13.987 इतने आते हैं। तो क्लेमेंटी और रेमोंडी ने एक नया जनरलाइजेशन, एक नया रूल प्रस्तुत किया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि ज्यादा एक्यूरेट था, ज्यादा सही था। अब देखा जाए यहां से हम लोगों को जो क्लेमेंटी और रेमोंडी का जो जनरलाइजेशन है वो जो है आउटर सेल के पेनिट्रेशन इफेक्ट को कंसीडर करता है और ये ज्यादा एक्यूरेट है स्लॉटर्स रूल के अनुसार। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं, क्लेमेंटी और रेमोंडी का जो जनरलाइजेशन है वो पेनिट्रेशन इफेक्ट को कंसीडर करता है। क्लेमेंटी एंड रेमोंडी generalization account for the penetration effect
effect of outer electron and is more accurate than Slaughter's rule। तो क्लीमेंटी और रेमोंडी का जो जनरलाइजेशन है, जो रूल है, जो तरीका है, वो ज्यादा एक्यूरेट है स्लॉटर्स के रूल के कंपैरिजन में, क्योंकि यह जो है पेनिट्रेशन इफेक्ट को यानी नोड और मैक्सिमा को कंसीडर करता है। स्लॉटर्स रूल किसी भी प्रकार के नोड को यानी कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के पेनिट्रेशन इफेक्ट को, उसकी न्यूक्लियस तक की क्लोजनेस को कंसीडर नहीं करता। और जो क्लीमेंटी और रेमोंडी का जनरलाइजेशन है वह इसे कंसीडर करता है। इसको कंसीडर करते हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करता है। और हम लोगों ने स्लॉटर्स रूल को खत्म किया। अब इसका पीरियोडिक वेरिएशन है, लेकिन आज हम लोग पीरियोडिक वेरिएशन इसका नहीं देखेंगे, यहाँ से कल की क्लास में देखेंगे। अब अगला है पीरियोडिक वेरिएशन किसका? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। वेरिएशन ऑफ जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पीरियोडिक वेरिएशन क्या है, इस पे हम लोग कल चर्चा करते हैं। यहाँ से आज की क्लास बंद करते हैं।